जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके भारत के संसद भवन की कल्पना करते हैं। हाँ। हम सबसे पहली छवि क्या बनती है दिमाग में? शायद नई दिल्ली के बीचों बीच खड़ी एक विशाल और बहुत ही शानदार इमारत। हाँ बिल्कुल, कड़े सुरक्षा घेरे में चमकती हुई लाल बत्तियां और ऐसे नेता जो पूरे देश की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। मतलब सत्ता या पावर का नाम सुनते ही हम अक्सर यही सोचते हैं कि असली ताकत तो उसी बिल्डिंग के अंदर कैद है। सही बात है, अक्सर लोग पावर को सिर्फ ऊपर ही देखते हैं। पर आज की हमारी इस डीप ड्राइव की शुरुआत ना एक बहुत ही अलग और थोड़े सिनेमाई विजुअल से करते हैं। एक गहरे अंधेरे बैकग्राउंड की कल्पना करते हैं जिस पर एक सुनहरे रंग का विशाल पेड़ चमक रहा है और उस पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर हमारा संसद भवन टिका है। अरे वाह, ये काफी अच्छा विजुअल है ना? लेकिन अगर हम नीचे देखें तो उस पेड़ की जड़ें जमीन में मीलों गहराई तक गई हैं। मतलब पूरे देश के 6 लाख से भी ज्यादा गांवों और हजारों शहरों की गलियों तक फैली हुई हैं और वो जड़ें भी उसी सुनहरे रंग में चमक रही हैं। और यार ये विजुअल इसलिए इतना सटीक है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी लोकतंत्र सिर्फ अपनी चोटी के सहारे खड़ा नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर वे जड़ें, मतलब जो आम जनता है और स्थानीय स्तर का प्रशासन है, अगर वो मजबूत नहीं है ना, तो ऊपर का जो पूरा ढांचा है वो बस एक दिखावा रह जाता है। तो आज हम उसी सत्ता की बात करने वाले हैं जो दिल्ली के वातानुकूलित कमरों से निकलकर सीधे मोहल्ले के चौराहे और गांव की चौपाल तक पहुंचती है। यानी भारत में स्थानीय स्वशासन, या जिसे हम लोकल गवर्नेंस कहते हैं। और सच कहूं तो ये सफर सिर्फ प्रशासन का नहीं है, ये आम इंसान के हाथों में ताकत आने की कहानी है। और ये कहानी कोई राजनीति विज्ञान का बोरिंग लेक्चर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि घर के बाहर की सड़क में गड्ढे क्यों हैं, या नल में पानी कितने बजे आएगा। हाँ, और इलाके का कचरा कहाँ फेंका जाएगा। जब हम इन जड़ों की बात करते हैं ना, तो मुझे तुरंत महात्मा गांधी का वो ग्राम स्वराज का विचार याद आता है। ग्राम स्वराज। हाँ, उनका तो बहुत स्पष्ट मानना था कि आजादी का असली मतलब तभी है जब सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो। बिल्कुल, वो चाहते थे कि गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो। लेकिन देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। जैसे 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन कर दिया। हाँ, फीता कट गया, भाषण हो गए। वही तो, फीता कट गया तो क्या सत्ता उसी दिन गांव वालों को मिल गई थी? मतलब कहानी तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी ना। काश ऐसा होता, लेकिन हकीकत में वो महज एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। असली जो संघर्ष था वो तो 1959 के बाद शुरू हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो, आजादी के बाद के उन शुरुआती दशकों में जो राज्य सरकारें थी ना, उनका रवैया पंचायतों के प्रति कुछ ऐसा था जैसे किसी अनचाहे मेहमान को घर में जगह दे दी गई हो। मतलब वो पावर शेयर नहीं करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। राज्य सरकारें बिल्कुल नहीं चाहती थीं कि उनकी ताकत, उनका बजट या रुतबा गांव के किसी सरपंच के साथ बंटे। सत्ता छोड़ना किसी को पसंद कहाँ आता है। एक मिनट, ये बात मुझे हमेशा से हैरान करती है। अगर हम आज़ादी के बाद के 3 दशकों को देखें, मतलब 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी जिसने कहा कि 3 स्तर की पंचायतें होनी चाहिए। हाँ, 3 स्तरीय व्यवस्था। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति आई जिसने कहा कि नहीं, 2 स्तर काफी हैं। सही कह रहे हैं। फिर जीवी के राव समिति आई, फिर LM सिंघवी समिति आई। मतलब 30 साल से ज्यादा का समय सिर्फ कमेटियां बनाने में निकाल दिया। क्या वो वाकई सिर्फ ये लेवल या स्तर तय करने में उलझे थे या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति थी? हाँ, वही। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ये सिर्फ कागजी डिजाइन की बहस नहीं थी, ये सत्ता को अपने पास रोके रखने की एक तरकीब थी। मतलब मामले को टालते रहो। एकदम। उन 30 सालों में पंचायतों की हालत ना बिना इंजन की गाड़ी जैसी थी। राज्य सरकारें जब चाहती चुनाव करवाती, जब उनका मन करता पंचायतों को रातों रात भंग कर देती। अरे बाप रे। और तो और, पंचायतों के पास ना अपना कोई पैसा था, ना ही टैक्स वसूलने का अधिकार। वे पूरी तरह से मुख्यमंत्रियों और विधायकों के रहमो करम पर जिंदा थीं। तो ये सिलसिला टूटा कैसे? ये सब तब तक चलता रहा जब तक 1986 में LM सिंघवी समिति ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने नहीं रखी। और वो कड़वी सच्चाई क्या थी? सिंघवी समिति ने साफ साफ कह दिया कि जब तक आप पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे, तब तक राज्य सरकारें उन्हें कठपुतली की तरह ही नचाती रहेंगी। अच्छा, मतलब संविधान में लिखना पड़ेगा? बिल्कुल, संविधान में लिखकर ये गारंटी देनी होगी कि पंचायतें राज्य सरकारों की दया पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि वे भारत के संविधान का एक स्वतंत्र हिस्सा हैं। क्या बात है।
और मुझे लगता है इसी विचार ने नींव रखी उस ऐतिहासिक बदलाव की जिसने इन कागजी बहसों को जमीनी हकीकत में बदल दिया। मतलब मैं 73वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो 1992 में आया और 93 में लागू हुआ। बिल्कुल। इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और बारीकी से समझना चाहता हूँ। 73वें संशोधन ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो पिछले 30 सालों की कमिटियां नहीं कर पाईं? जादू किसी छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि एक ठोस कानूनी ढांचे से हुआ। इस संशोधन ने संविधान में एक पूरी नई 11वीं अनुसूची जोड़ दी। 11वीं अनुसूची? ठीक है। और इस अनुसूची में बकायदा 29 विषय लिखे गए, जैसे खेती हो गई, सड़कें, पीने का पानी, पशुपालन। मतलब ये वो काम है जो पंचायत करेगी? हाँ, साफ कह दिया गया कि इन 29 विषयों पर फैसले लेने का अधिकार अब गांव की पंचायत का होगा, ना कि राज्य की राजधानी में बैठे किसी बाबू का। ये तो बहुत बड़ी बात है। पावर सीधा गांव में आ गई। और सबसे बड़ी बात, इसने पूरे देश के लिए एक समान त्रिस्तरीय, मतलब 3 मंजिला पिरामिड जैसी संरचना तय कर दी। ये पिरामिड वाला ढांचा बहुत दिलचस्प है। इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, जहां गांव के लोग सीधे अपना सरपंच और पंच चुनते हैं। बिल्कुल सही। ये तो समझ में आता है। लेकिन इसके ऊपर जो 2 स्तर हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इनकी क्या जरूरत है? मतलब क्या सीधे गांव से जिले को नहीं जोड़ा जा सकता था? देखिए, एक जिले में ना सैकड़ों गांव हो सकते हैं। हाँ, वो तो है। अगर हर ग्राम पंचायत सीधे जिला स्तर पर जाने लगे तो प्रशासन पूरी तरह चरमरा जाएगा। इसलिए बीच में पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर को रखा गया है। अच्छा, एक पुल की तरह। एकदम सही, एक पुल का काम करती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। और फिर सबसे ऊपर जिला परिषद होती है, जो पूरे जिले के विकास की मास्टर प्लानिंग करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक पेच है। पेच? कैसा पेच? जिला परिषद में उस इलाके के सांसद और विधायक भी पदेन सदस्य होते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। मतलब हितों का टकराव। वो कैसे? देखिए, जिस सांसद या विधायक से पावर छीनकर स्थानीय लोगों को दी जा रही है, आप उसी को जिला परिषद में बैठा रहें। क्या वे अपना दबदबा बनाकर जिला प्रमुख को दबा नहीं देंगे? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और अगर जमीनी स्तर पर देखें तो ये टकराव होता भी है। वही ना। लेकिन संविधान निर्माताओं की सोच ये थी कि गांव के विकास को राज्य और केंद्र की नीतियों से अलग थलग नहीं किया जा सकता। अगर इलाके का सांसद और विधायक जिला परिषद की बैठकों में शामिल होंगे ना, तो वे केंद्र और राज्य की बड़ी योजनाओं को जिले की स्थानीय जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ पाएंगे। मतलब ये नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि तालमेल बिठाने के लिए किया गया था। बिल्कुल, तालमेल बहुत जरूरी है। समझ गया। लेकिन 73वें संशोधन की जो सबसे क्रांतिकारी बात मुझे लगती है, वो महज ये ढांचा नहीं है, बल्कि वो सामाजिक भूचाल है जो इसने ग्रामीण भारत में ला दिया। सशक्तिकरण की बात करें आप। हाँ, जब हम एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अक्सर तराजू, मतपेटी और सिक्के का उदाहरण दिया जाता है। चलिए पहले तराजू यानी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया। और कुछ राज्यों ने तो इसे 50% तक भी कर दिया है। बिल्कुल, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण लागू हुआ। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं जी। क्या शुरुआत में हमने वो सरपंच पति वाला चलन नहीं देखा? हाँ, देखा तो था। जहाँ महिला केवल कागज पर सरपंच होती थी और सारे फैसले उसका पति या ससुरी लेता था। तो क्या ये आरक्षण सिर्फ एक दिखावा नहीं बन गया था? व्यापक थी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, क्योंकि पावर अचानक से शिफ्ट हुई थी। बिल्कुल। जब आप सदियों पुराने पितृसत्तात्मक ढांचे को अचानक एक कानून से तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो समाज शुरुआत में उसे अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आप 93 से आज तक के सफर को देखिए, काफी बदलाव आया है। बहुत ज्यादा। जो महिलाएं शुरुआत में घूंघट में रबर स्टैंप की तरह काम करती थीं, अगले चुनाव में वो खुद सवाल पूछने लगीं। सही बात है। मैंने भी कई केस स्टडीज पढ़ी हैं जहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जब एक महिला सरपंच बनती है तो वो गांव में शराब के ठेके बंद करवाने पर, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाने पर और पानी की सुविधा पर ज्यादा जोर देती है। बिल्कुल, उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। हाँ, सरपंच पति का दौर अब तेजी से खत्म हो रहा है और असली महिला नेतृत्व उभर कर सामने आ रहा है। ये एक धीमा लेकिन बहुत पक्का बदलाव है, से हम अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं मतपेटी के चुनावों की बात। हाँ,
पहले राज्य सरकारें 10-10 साल तक पंचायतों के चुनाव ही नहीं कराती थीं, लेकिन 73वें संशोधन ने 5 साल का कार्यकाल फिक्स कर दिया। और अगर पंचायत बीच में भंग होती है तो 6 महीने में चुनाव कराना जरूरी है। एकदम अनिवार्य है। लेकिन एक बात बताइए, राज्य सरकारों को ये नियम मानने पर मजबूर कौन करता है? वो तो फिर भी आनाकानी कर सकती हैं। इसके लिए ना एक नई स्वतंत्र संस्था बनाई गई, राज्य चुनाव आयोग। अच्छा, जैसे केंद्र में चुनाव आयोग होता है। बिल्कुल, जिस तरह देश में लोकसभा चुनाव कराने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग होता है जो बहुत ताकतवर है, उसी तरह राज्य चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष हों और राज्य सरकार अपनी मर्जी से उन्हें टाल ना सके। समझ गया। और अब आते हैं तीसरे पहलू पर, सिक्का यानी पैसा। हमने पहले बात की थी कि पंचायतों को बिना पेट्रोल की गाड़ी दी गई थी। तो क्या इस संशोधन ने गाड़ी में पेट्रोल डाला? हाँ, बिल्कुल डाला। और वो पेट्रोल पंप है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, ओके। हर 5 साल में ये आयोग बनता है और ये तय करता है कि राज्य सरकार की कुल कमाई का कितना हिस्सा सीधे पंचायतों के बैंक खातों में जाएगा। ओहो, मतलब अब बजट फिक्स है? हाँ, अब कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि हमारे पास पंचायतों को देने के लिए फंड नहीं है। ये उनका संवैधानिक हक बन गया है। ये तो हुई पूरे देश के लिए एक बहुत ही शानदार व्यवस्था की बात। ढांचा बन गया, पैसा मिल गया, चुनाव फिक्स हो गए। लेकिन भारत कोई एक रंग की पेंटिंग तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बहुत विविधता है। वही ना, जो नियम उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में काम करता है, जरूरी नहीं कि वो छत्तीसगढ़ या झारखंड के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए भी सही हो। अगर हम हर जगह एक ही ढांचा थोप देंगे तो वो विकास नहीं बल्कि सांस्कृतिक अतिक्रमण बन जाएगा। एकदम सटीक बात कही आपने। एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता और यही वो सिद्धांत है जिसने पेसा कानून को जन्म दिया, PESA। पेसा एक्ट 1996 वाला। हाँ, 1996 में भूरिया समिति की सिफारिश पर यह पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लाया गया। इसका पूरा मकसद ही उन आदिवासी समुदायों की परंपराओं और अधिकारों की रक्षा करना था जो संविधान की 5वीं अनुसूची में आते हैं। पेसा के तहत ग्राम सभा को जो ताकत दी गई है ना, वो आम पंचायतों से बहुत अलग और बहुत ज्यादा है। मैं ऐसे एक उदाहरण से समझना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी है। उसे पता चलता है कि किसी आदिवासी गांव की पहाड़ी के नीचे बेशकीमती खनिज है। आम हालात में तो वो कंपनी सीधे दिल्ली या राज्य की राजधानी जाएगी, नेताओं और अधिकारियों के साथ एक डील साइन करेगी और अगले दिन वहां बुलडोजर पहुंच जाएंगे। पेसा कानून इस कहानी को कैसे बदलता है? पेसा कानून ना इस पूरी प्रक्रिया को पलट कर रख देता है। कैसे? पेसा के तहत आदिवासी इलाकों में जल, जंगल और जमीन पर पहला और आखिरी हक वहां के स्थानीय समाज का है। उस कंपनी का दिल्ली या राजधानी का कोई भी कागज तब तक किसी काम का नहीं है जब तक उस गांव की ग्राम सभा उसे मंजूरी नहीं दे देती। ग्राम सभा मतलब गांव के सारे लोग? हाँ, ग्राम सभा जिसमें गांव का हर बालिग नागरिक शामिल होता है। आप बिना ग्राम सभा से पूछे ना तो वहां का जंगल काट सकते हैं, न ही वहां के लोगों को विस्थापित कर सकते हैं। ये ग्राम सभा को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। यार, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मतलब स्थानीय लोगों की जमीन से जुड़े फैसलों पर सीधा वीटो पावर। बिल्कुल। और ये भी दिलचस्प है कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में तो ये पंचायत प्रणाली लागू ही नहीं होती। जी हाँ, क्योंकि उन राज्यों में उनकी अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक जनजातीय परिषदें हैं जिन्हें हम ट्राइबल काउंसिल्स कहते हैं। मतलब उनका अपना सिस्टम चल रहा है। हाँ, और वो उनके समाज को बहुत अच्छे से चला रही हैं। संविधान ये मानता है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव और मतपेटी नहीं है। अगर कोई समुदाय अपनी पारंपरिक व्यवस्था से खुश और सुरक्षित है तो उसे वही अधिकार मिलना चाहिए। सही बात है। तो अब तक हमने गांव, चौपाल और जंगलों की यात्रा की, लेकिन 90 के दशक का भारत केवल गांवों का भारत नहीं था। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था खुल रही थी। हाँ, लिबरलाइजेशन हो रहा था और एक बहुत बड़ा शहरी विस्फोट हो रहा था। गांव तेजी से कस्बों में बदल रहे थे और शहर महानगरों में तब्दील हो रहे थे। जाहिर है, जो पंचायत प्रणाली एक छोटे से गांव का प्रशासन संभाल सकती है, वो मुंबई या दिल्ली जैसे शहर का भारी भरकम ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन और शहरी नियोजन नहीं संभाल सकती। और यही जरूरत पड़ी 74वें संविधान संशोधन की, जो शहरों के प्रशासन के लिए लाया गया। ये भी 93 में ही लागू हुआ था। अच्छा, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे थे। हाँ, जिस तरह गांव के लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए थे ना,
वैसे ही शहरों की नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय सौंपे गए। 18 विषय जैसे क्या? जैसे सड़कें, पुल, अग्निशमन सेवाएं और स्लम इलाकों का सुधार। शहरों का ये जो त्रिस्तरीय ढांचा है ना, उसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही मजेदार तुलना आ रही है। अच्छा, कैसी तुलना? इसका जो पहला स्तर है नगर पंचायत, वो मुझे बिल्कुल एक टीनेजर की तरह लगता है। टीनेजर? वो कैसे? देखिए, जैसे कोई बच्चा जब बचपन से निकलकर जवानी में कदम रखता है तो उसमें थोड़ा बचपना भी होता है और थोड़ा बड़प्पन भी। हाँ, ये तो है। वैसे ही नगर पंचायत उन इलाकों में बनती है जो अब पूरी तरह से गांव नहीं रहे, लेकिन पूरी तरह से शहर भी नहीं बने हैं। ये एक ट्रांजिशन का दौर है। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तुलना है। नगर पंचायतें वास्तव में उसी टीनेज फेज को संभालती हैं जहां खेती कम हो रही है और बाजार बढ़ रहे हैं। और इसके ऊपर का स्तर? इसके बाद जो दूसरा स्तर आता है वो है नगर पालिका परिषद। ये उन कस्बों या छोटे शहरों के लिए है जो पूरी तरह से शहरीकृत हो चुके हैं। और फिर आते हैं हमारे महानगर, तीसरा और सबसे बड़ा स्तर नगर निगम, जिसे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। ये जो नगर निगम के काम करने का तरीका है ना, ये मुझे हमेशा थोड़ा उलझावा लगता है। क्यों? इसमें क्या उलझन है? मतलब किसी भी नगर निगम में ऐसा लगता है जैसे गाड़ी के स्टीयरिंग पर दो लोग बैठे हैं। अच्छा, आप मेयर और कमिश्नर की बात कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ है शहर का महापौर या मेयर जिसे जनता चुनती है, वो शहर का राजनीतिक चेहरा होता है। और दूसरी तरफ है नगर निगम आयुक्त या म्यूनिसिपल कमिश्नर, जो आमतौर पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी होता है और उसे राज्य सरकार नियुक्त करती है। बिल्कुल सही। तो एक ही प्रशासन में एक चुनावा नेता और एक नियुक्त नौकरशाह। क्या इससे प्रशासन में हमेशा टकराव नहीं होता रहता? दोनों एक साथ काम कैसे करते हैं? देखिए, टकराव तो होता है और कई बार ये टकराव अखबारों की सुर्खियां भी बनता है, हम सब ने पढ़ा है। हाँ, आए दिन न्यूज में आता है। लेकिन इस दोहरे मॉडल के पीछे एक बहुत गहरी सोच है। एक विशाल महानगर का बजट ना कई बार छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा होता है। ये बात तो है। मुंबई का बजट देख लीजिए। बिल्कुल। महापौर जनता की आवाज और उनकी जरूरतों का प्रतिनिधित्व करता है। वो बताता है कि शहर को क्या चाहिए, लेकिन उस काम को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, टेंडर निकालने के लिए और एक जटिल इंजीनियरिंग या वित्तीय ढांचे को संभालने के लिए आपको एक पेशेवर प्रशासक की जरूरत होती है। मतलब एक प्रोफेशनल चाहिए जो सिस्टम चलाना जानता हो। हाँ, आईएएस अधिकारी वो प्रोफेशनल दक्षता लेकर आता है। लोकतंत्र की इच्छा और प्रशासन की दक्षता, इन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए ही ये व्यवस्था रखी गई है। ये बैलेंस जरूरी तो है, लेकिन मुझे लगता है आसान बिल्कुल नहीं है। हाँ। खैर, अब एक ऐसे मुद्दे पे आते हैं जो हमेशा से एक पहेली रहा है। कैसा मुद्दा? मान लीजिए एक बड़ा शहर है जो लगातार फैल रहा है। हाँ। अब उस शहर को अपना रोज का हजारों टन कचरा फेंकने के लिए एक डंपिंग ग्राउंड चाहिए। हाँ, शहरों में ये बहुत आम समस्या है। शहर की नगर पालिका तय करती है कि शहर के बिल्कुल बाहरी किनारे पर एक डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि वो बाहरी किनारा एक गांव की सीमा से सटा हुआ है। ओहो, अब तो विवाद होगा। बिल्कुल। गांव की ग्राम पंचायत कहती है कि हम अपने इलाके में शहर का कचरा और बीमारी नहीं आने देंगे। अब नगर पालिका अपने अधिकार क्षेत्र में है और ग्राम पंचायत अपने। ऐसे में इस लड़ाई को सुलझाएगा कौन? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। देखिए, प्रशासन को आप कागज पर गांव और शहर में बांट सकते हैं, लेकिन जमीन पर वे आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, नदियां, सड़कें और हवा, ये सब थोड़ा ना गांव और शहर का बॉर्डर देख के चलती हैं। एकदम सही। तो क्या ये डीपीसी इन दोनों को एक टेबल पर लाती है? बिल्कुल लाती है। जिला योजना समिति में पंचायत के प्रतिनिधि भी होते हैं और नगर पालिका के भी। उनका काम सिर्फ अपने अपने इलाके का नहीं, बल्कि पूरे जिले का एक संयुक्त मास्टर प्लान तैयार करना है। अच्छा, मतलब एक कॉमन प्लान। हाँ, वो तय करते हैं कि पानी की पाइपलाइन गांव से शहर तक कैसे जाएगी, या कचरा प्रबंधन का ऐसा क्या उपाय हो जो शहर की जरूरत भी पूरी करे और गांव को नुकसान भी ना पहुंचाए। ये संस्था सुनिश्चित करती है कि गांव और शहर एक दूसरे से लड़े नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बने। यार, ये वाकई डिसेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब विकेंद्रीकृत योजना का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि सत्ता ने दिल्ली के वातानुकूलित कमरों से लेकर गांव की धूल भरी चौपालों और महानगरों के ट्रैफिक भरे वार्डों तक का एक लंबा और काफी मुश्किल सफर तय किया है। और इस पूरी यात्रा का ना सबसे बड़ा सबक यही है कि लोकतंत्र सिर्फ एक मशीन नहीं है
जो हर 5 साल में वोटिंग के दिन चालू होती है। बिल्कुल सही कहा। ये एक रोजमर्रा की प्रक्रिया है। जब तक नागरिक सिर्फ एक वोटर बनकर रहेगा, तब तक बदलाव बहुत धीमा होगा। असली ताकत तब आती है जब एक आम इंसान अपने सरपंच या वार्ड मेंबर के पास जाकर पूछता है कि मेरे घर के सामने वाली सड़क का जो बजट पास हुआ था, वो पैसा कहाँ गया? वही ना, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ग्राम सभा की बैठकों में हिस्सा लेना, सवाल पूछना और अपने स्थानीय प्रशासन पर नजर रखना, यही एक जागरूक नागरिक की असली पहचान है। हमने 73वें और 74वें संशोधन के जरिए सत्ता तो नीचे तक पहुंचा दी, लेकिन उस सत्ता का सही इस्तेमाल तभी होगा जब जनता उसमें सक्रिय भागीदारी निभाएगी। एकदम सच है। और जाते जाते ना, मैं उन सभी लोगों के दिमाग में एक बहुत ही अहम और थोड़ा सा प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जो आज हमें सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि संविधान ने इन स्थानीय संस्थाओं को 29 और 18 विषय देकर बहुत ताकत दी है। उन्हें अपने फैसले खुद लेने का हक है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर कल को किसी स्थानीय ग्राम पंचायत या नगर निगम का बनाया हुआ लोकल मास्टर प्लान केंद्र या राज्य सरकार के किसी विशाल राष्ट्रीय प्रोजेक्ट जैसे किसी बुलेट ट्रेन के रूट या किसी मेगा हाईवे से सीधे तौर पर टकरा जाए, तो अंततः जीत किसकी होगी? ओहो, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या आज भी हमारी स्थानीय सत्ता वास्तव में इतनी स्वतंत्र है कि वो किसी राष्ट्रीय हित के नाम पर आ रहे बड़े प्रोजेक्ट को रोक सके, या फिर डोर आज भी कहीं ना कहीं ऊपर ही बंधी हुई है? यार, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी व्यवस्था को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। कागज पर पावर और ग्राउंड रियलिटी में पावर का ये जो फर्क है, सत्ता के हस्तांतरण की ये कहानी ना अभी खत्म नहीं हुई है। ये लगातार बदल रही है और हम सब इसके गवाह हैं। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की अपनी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने आसपास के लोकतंत्र को बारीकी से समझते रहिए। जरा